हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 2 सोशल साइंस क्लास 8 सेट नंबर 1 विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं बच्चों तो आप चैनल पर विजिट करिए और जैसे ही आप विजिट करेंगे तो वीडियोज़ खोलेंगे या प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए बच्चों, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि एक्चुअल में अगर आप वीडियो को पूरी तरीके से देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने प्रॉपर तरीके से आंसर्स भी इंक्लूड किए हैं। और पिछले जो मैंने आपको मॉडल पेपर पढ़ाया था उसमें आंसर्स इंक्लूड नहीं थे। आपने बार बार कमेंट करके मुझे बोला कि सर आंसर्स के साथ वीडियो लेके आइए, तो जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ पूरे आंसर्स के साथ है। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमको बेसिक क्लियर कर लेना चाहिए। बेसिक में ये क्लियर करना है कि हमारा पेपर कितने मार्क्स का होता है। जो हमारा पेपर होता है बच्चों 8th क्लास के सारे सब्जेक्ट के पेपर हमारे कितने मार्क्स के होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं। जो हमारा 10 मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का क्या होता है हमारा, 10 मार्क्स का हमारा होता है क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें फिल इन द ब्लैंक एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें आप हमारा जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है बच्चों, ये होता है हमारा कितना, टोटल 12 मार्क्स का। इट मीन्स कि दैट 2 मार्क्स के हमसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमारा जो थर्ड स्टेप होता है बच्चों, थर्ड स्टेप में हमारा क्या होता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं। जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब टोटल 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जब हम लॉन्ग की बात करते हैं तो जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये 4 क्वेश्चन होते हैं और टोटल 5 मार्क्स के एक होता है, मीन्स 20 मार्क्स का टोटल होता है। अब देखिए ये हमारा 12 मार्क्स का हो गया, 12 8 30 हो गया, सॉरी 12 12 और 18 हमारा कितना हो गया बच्चों, 30 हो गया, और 30 में 20 ऐड हुआ हमारा तो 50 हो गया, और 10 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है ये टोटल 60 हो गया। ये हमारा मार्क इस तरीके से डिवाइडेड होता है मार्क वैल्यू। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि हमको टाइम कितना मिलता है। तो 2 आवर 30 मिनट को हमको टाइम मिलता है, जो एग्जाम टाइम हमको जो प्रॉपर टाइम मिलता है वो कितना मिलता है, 2 आवर 30 मिनट का हमको टाइम मिलता है, जिसके अंदर तक हमको टोटल 26 क्वेश्चंस क्या होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं, टोटल 26 क्वेश्चंस होते हैं बच्चों जो हमको सॉल्व करते हैं। तो आपको प्रैक्टिस की मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड होती है। आप मॉडल पेपर के थ्रू ये जान सकते हैं कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब सीधे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 to 5 होता है, जो कि हमारा 5 मार्क्स का पूछा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, ये बायलिंगुअल है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर दोनों बच्चे देखना चाहें तो हिंदी मीडियम के भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी देख सकते हैं। ठीक है ना, बायलिंगुअल में का मतलब ये निकल के आया कि ये दोनों की दोनों लैंग्वेज इसमें इंक्लूड है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों क्या बोल रहा है। Why what names were the administrative units known during the early British rule? इसका हिंदी क्या हो जाएगा, ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक काल में प्रशासनिक इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था। तो नंबर 1 क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंसी के नाम पे जाना जाता था। ठीक है, देखिए बच्चों हिंदी मीडियम के लिए भी लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश से क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी से क्वेश्चन है। द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 इज बेस्ड ऑन, क्या बोल रहा है हिंदी में, 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अभियान किस पर आधारित था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है थॉमस बेबिंगटन मैकालेज डिस्क्रिप्शन। ये इंग्लिश के लिए हो गया, हिंदी के लिए क्या हो जाएगा, थॉमस बेटिंगटन मैकाले विवरण के। ठीक है ना बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द नेचुरल क्लैमिटी एंड द माउंटेन्स टेरेन इज, पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, लैंडस्लाइड। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, भूस्खलन होता है। जैसे क्या होता है कि ज़मीन में जो पत्थर वत्थर होते हैं तो अचानक से गिर के मतलब पहाड़ों से फिसल जाते हैं, तो उस उधर की पूरी मिट्टी और पत्थर गिर के कहाँ आ जाते हैं, रोडों में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है। विच ऑफ द नेशनल फेस्टिवल ऑफ द इंडिया, विच इज़ द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा है जो नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। तो 26 जनवरी भी है, 15 अगस्त भी है, 2 अक्टूबर है। तो ये सारे ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। विच प्रिंसिपल्स प्रोवाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस मेक द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट सिस्टम डेमोक्रेटिक। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, संविधान में दिए गए कौन से सिद्धांत समाज और शासन प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब फिल इन द ब्लैंक में आ चुके हैं, जो जैसे कि हम जानते हैं हमारा फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स का पूछा जाता है बच्चों। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं और ये किसी भी आपके मान लीजिए किसी भी चैप्टर से आपसे पूछा जा सकता है। और ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला देख लीजिए, द रेलवेज इन इंडिया स्टार्टेड इन डैश। रेलवेज की शुरुआत डैश में हुई थी। तो कब हुई थी, 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर द लॉ ऑफ 1855 अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड एज द डैश। ठीक है ना, तो इसका क्या लिखेंगे, 1858 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को डैश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका वाइसरॉय ऑफ इंडिया। हिंदी में क्या होगा, भारत का वायसराय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। फ्री गिफ्ट्स ऑफ द नेचर्स आर कॉल्ड डैश रिसोर्स। प्रकृति के निःशुल्क उपहारों को डैश संसाधन कहा जाता है। तो उनको क्या कहते हैं, नेचुरल संसाधन कहते हैं। नेचुरल संसाधन क्या होता है हिंदी में, प्राकृतिक संसाधन को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बच्चों। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस गारंटीज फंडामेंटल राइट्स बेस्ड ऑन डैश प्रिंसिपल। देखिए, भारतीय संविधान सिद्धांतों के आधार पर मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। तो डैश के आधार पर, किसके आधार पर, सेकुलर के आधार पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सेकुलर। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, धर्मनिरपेक्ष। क्या बोलेंगे, धर्मनिरपेक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, पब्लिक फैसिलिटीज आर रिलेटेड टू आवर डैश नीड। सार्वजनिक सुविधाएं हमारी डैश की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। तो क्या होता है, बेसिक आवश्यकताओं से संबंधित है। बेसिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलभूत आवश्यकताएं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मूलभूत आवश्यकताएं। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों, अब यहाँ से खत्म होता है। अब यहाँ पे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ईच क्वेश्चन कैरीज द 2 मार्क्स। सभी प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। ठीक है ना, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज नोन एज शेर ए मैसूर। शेर ए मैसूर के रूप में किसे जाना जाता है, हिंदी वाले बच्चों का। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा, टीपू सुल्तान इज नोन एज शेर ए मैसूर फॉर हिज ब्रेवरी एंड रेजिस्टेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। देखिए, तो टीपू सुल्तान को उसके साहस और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष के कारण शेर ए मैसूर कहा जाता है। रेजिस्टेंस इस ये बेटा लिखा हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, हु वर डीकूज एंड व्हाई डिड द ट्राइबल पीपल डिसलाइक देम। तो इसका क्या है, दीकू कौन थे और आदिवासी लोग उन्हें नफरत क्यों करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों, क्या होता है, डीकूज वर द आउटसाइडर लाइक मनी लेंडर्स, traders and the British officials. The tribal people dislike them because they exploit their resource and disrupt their traditional lifestyle. अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। डीकू बाहरी के लोग थे जैसे कि साहूकार, व्यापारी और ब्रिटिश अधिकारी। आदिवासी लोग उनसे नफरत करते थे क्योंकि उनके संसाधनों का शोषण करते थे और उनकी पारंपरिक जीवन शैली को बाधित करते थे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, विच आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट्स अफेक्ट द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। उद्योगों के स्थान पर असर डालने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं।
तो इसको आप आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूड availability of raw materials, labors, transportation, power supply and proximity to market। अब इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, उद्योग के स्थान पर असर डालने वाले महत्वपूर्ण कारकों में कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम, परिवहन, बिजली की आपूर्ति और बाजारों की निकटता भी शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉज्ड बाई फैक्टर्स सच एज जियोग्राफिकल फीचर्स, क्लाइमेट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड द सोशल कंडीशंस। ओके, तो हिंदी में क्या हो जाएगा बच्चों, जनसंख्या के असमान वितरण के कारकों में भौगोलिक विशेषताएं, जलवायु, आर्थिक अवसर और सामाजिक स्थितियां शामिल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सपोर्ट टू चूज एनी रिलीजन हाउ। देखिए, भारतीय संविधान किसी भी धर्म को चुनने का समर्थन करता है, कैसे। ठीक है ना, इसको आपको बताना है। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द फ्रीडम टू रिलीजन अंडर आर्टिकल 25। देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको क्या करता है, फ्रीडम प्रोवाइड करता है, किसके अंडर, आर्टिकल 25 के अंडर में, विच इंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल कैन फॉलो, जो कि इंश्योर करता है कि हर इंडिविजुअल क्या करेगा, फॉलो करेगा, एंड प्रैक्टिस करेगा, एंड पैट्रोनेज करेगा एनी रिलीजन। ठीक है ना, देखिए, कैन फॉलो, प्रैक्टिस एंड पैट्रोनेज एनी रिलीजन। भारतीय संविधान धारा 25 के तहत धर्म स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो कि सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन, अभ्यास और प्रचार कर सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, राइट द नेम ऑफ द एनी 5 डिसीज दैट अकर ड्यू टू द पोल्यूटेड वाटर। आपको 5 डिसीज के नाम बताने हैं जो कि अकर होती है किसके कारण, पोल्यूटेड वाटर के कारण, मतलब पानी प्रदूषण के कारण होने वाली 5 बीमारियों के नाम लिखिए। तो इसका हिंदी में क्या हो जाएगा बच्चों, सम डिसीज कॉज बाय द पोल्यूटेड वाटर्स इंक्लूड द कोलरा, फिर आपका क्या हो जाएगा ये, डिसेंटेरी, टाइफाइड, मलेरिया एंड हेपेटाइट्स। तो प्रदूषित पानी पीने के कारण होने वाली प्रमुख बीमारियां हैं, पहला कोलरा है, फिर दस्त है, टाइफाइड है, मलेरिया और हैपेटाइट है। ये सारी बीमारियां आपको प्रदूषित पानी से पीने से हो सकती हैं। अब चलिए बच्चों, यहाँ से शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आ गए हैं। यहाँ पे लिखा है ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है बच्चों, व्हाट वर अरबिंदो घोष व्यूज रिकॉर्डिंग एजुकेशन। ठीक है ना, अरबिंदो घोष की शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण था। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं, इसको देखते हैं। अरबिंदो घोष बिलीव दैट द एजुकेशन शुड डेवलप एंड इंडिविजुअल फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली एंड स्पिरिचुअली emphasize nationalism and self-reliance in the educational system। तो इसको कैसे, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, अरबिंदो घोष मानते थे कि शिक्षा व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास करना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय और आत्मनिर्भरता पर शिक्षा की व्यवस्था में बल दिया। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, व्हाट इज कॉल्ड एज इंडियन काउंसिल। भारत परिषद को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर देख लीजिए, द इंडियन काउंसिल्स रिफर टू एडवाइजरी बॉडी क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश टू हेल्प द एडमिनिस्ट्रेटर द इंडियन गवर्नमेंट। इट वॉज फॉर्म टू असिस्ट इन डिसीजन रिगार्डिंग इंडिया। देखिए, भारत परिषद उस सलाहकार निकाय को कहा जाता है जिसे ब्रिटिशों
ने भारतीय शासन में मदद के लिए बनाया था, इसे भारत से संबंधित निर्णयों में सहायता करने के लिए गठित किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। विच इंडस्ट्री इज जनरली रिगार्डेड एज द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री एंड वाई? कौन सा उद्योग आधुनिक उद्योगों की रीढ़ माना जाता है और क्यों? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, इसका राइट आंसर क्या है? द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री is regarded as the backbone of the modern industries because it is the primary raw material for the constructing machines, buildings and the other infrastructure. इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा बच्चों? लोहा और इस्पात उद्योग के आधुनिक उद्योगों की रीढ़ माना जाता है क्योंकि यह मशीनों, भवनों और अन्य बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए मुख्य कच्चा माल है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड द डेथ रेट? मतलब जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर है, तो आपको इसको बताना है। देखिए, द बर्थ रेट रिफर्स टू द नंबर ऑफ द लाइव्स बर्थ पर 1000 पीपल इन अ ईयर, ठीक है ना, while the death rate refers to the number of deaths per 1000 people in a year। देखिए, जन्मदर संख्या को कहा जाता है जो एक वर्ष में प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की संख्या को दर्शाता है। मतलब ये जीवित लोगों के जन्मों की संख्या दर्शाता है, जबकि मृत्यु दर उस संख्या को कहा जाता है जो प्रति 1000 लोगों में से एक वर्ष में मृत्यु की संख्या को दर्शाता है। ठीक है ना, ये जन्म दर, मतलब ये मान लीजिए कि डिफरेंस है किसका? डेथ रेट एंड बर्थ रेट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? वाई हैज द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट इन 1989 बीन पास्ड? ठीक है ना, तो इसका देख लेते हैं बच्चों, ये क्या बोल रहा है? यहाँ पे हैज़ बीन पास्ड होना चाहिए बच्चों, थोड़ा सा मिस हो गया है। तो ये वही बोल रहा है कि शेड्यूल कास्ट का जो ट्राइब कास्ट, शेड्यूल कास्ट हो गया और शेड्यूल ट्राइब्स जो हो गए, उनके प्रिवेंशन के लिए जो एट्रोसिटी एक्ट प्राप्त किया, मतलब पास किया गया था, वो क्यों पास किया गया था? शेड्यूल कास्ट क्या हो जाता है? एससी हो जाता है, और शेड्यूल ट्राइब एसटी। ये हमारे जैसे हम जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी करते हैं ना बच्चों, तो ये उस सेंस के लिए इसको ये रूल क्यों बनाया गया था, इसके बारे में हमको बात करना है। The act was passed to protect the right of scheduled caste and scheduled tribe from atrocities and discrimination. It aims to provide justice and social security to these vulnerable communities। ठीक है, तो देखिए ये क्या बोल रहा है बच्चों? यह अधिनियम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी की रक्षा करने के लिए पास किया जाता था ताकि उन्हें अत्याचारों और भेदभाव से बचाया जा सके। इसका उद्देश्य इन असुरक्षित समुदायों को न्याय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, चलिए बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Why is the separation of the religion from the state considers the important and democratic countries? हिंदी में मतलब लोकतांत्रिक देशों में धर्म का राज्य से पृथककरण क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? ठीक है, इसका आंसर पढ़ लेते हैं बच्चों। द सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इंश्योर equality and freedom of the belief in all citizens. It preserves the religious interface in the government decision and fostering a secular and just society. तो इसका हिंदी मतलब होगा, धर्म का राज्य से पृथककरण सभी नागरिकों के लिए समानता और विश्वास की स्वतंत्रता सुनिश्चित कराता है। यह सरकार के निर्णयों में धार्मिक हस्तक्षेप को रोकता है, जिससे एक धर्मनिरपेक्ष और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बच्चों। यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ गया, आप देखिए ईच क्वेश्चन कैरीज द 5 मार्क्स, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक मिलेंगे, मतलब अब 4 क्वेश्चन केवल बचे हुए हैं, ठीक है। हाउ डिड द assumptions ऑफ दीवानी बेनिफिट्स द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको फिर से रीड कर देता हूं एक बार मैं। हाउ डिड द assumptions ऑफ द दीवानी बेनिफिट्स द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये क्या हो जाएगा, दीवानी लेने से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। द ईस्ट इंडिया कंपनी टुक द कंट्रोल ऑफ द दीवानी रेवेन्यू कलेक्शन राइट, ठीक है ना, इन बंगाल इन 1765। दिस gave them the power to collect the taxes, increasing their financial resources. It helps the company expand its administrative and the military control over India, making it more self-sufficient and reducing its dependence on Britain for the funds. अब देखिए इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल के आएगा बच्चों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में बंगाल में दीवानी मतलब राजस्व संग्रह के अधिकार पर जब नियंत्रण प्राप्त किया, इससे उन्हें कर वसूलने का अधिकार मिला, जिससे उनकी आर्थिक संसाधन बढ़ी। इससे कंपनी को भारत में अपनी प्रशासनिक और सैन्य शक्ति बढ़ाने में मदद की, जिससे यह आत्मनिर्भर हो गई और ब्रिटेन से धन लेने के लिए निर्भरता कम हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसीज एज रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किया, ठीक है ना, इसको आपको बताना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश एंडेड द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर्ड पावर टू द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1858 was passed, which introduced the direct rule by the British government. It also led the recognition of the army, and the policies were made to reduce dissatisfaction amongst Indian soldiers and civilians. चलिए बच्चों, तो इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। सॉरी बच्चों, इसके बाद से पीडीएफ इसका इंक्लूड नहीं हुआ है, तो मैंने 24 तक इसका इंक्लूड कर दिया है। 2 क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं आपके, मैं वो 2 क्वेश्चन किस पे डाल दूंगा आपका, उसका मैं आपके कमेंट सेक्शन पे डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ से ये 2 क्वेश्चंस इनको देख लीजिएगा। बट गलती से क्या हुआ कि वो पीडीएफ इरेज हो गई बच्चों। बट होप करता हूँ कि मैंने आपको जो भी 24 क्वेश्चन भले ही एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि अब वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर कोई आपको इशू समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। वो 2 ही क्वेश्चन है, मैं आपको कमेंट में डाल दूंगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।